मेरे बाल मित्रों को प्रातःकालीन स्नेह बंदन तथा मेरे युवा साथियों को प्रातःकालीन नमस्कार। मित्रों, आज मैं भूगोल विषय पढ़ाने जा रहा हूँ और भूगोल में भी जलवायु के बारे में बता रहा हूँ। जलवायु ऐसी है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारा जीवन जलवायु पर ही निर्भर है। जिस तरह की जलवायु होती है उस तरह की हमारी शारीरिक संरचना, मानसिकता, आचार व्यवहार, खान पान वगैरह सब कुछ उसी पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब कि हम मनुष्य का या जीवों का सारा जीवन जलवायु पर ही निर्भर करता है। आज हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को उनके अंग्रेजी नामों के आधार पर मैं लिख रहा हूँ। उनके अंग्रेजी नामों का पहला अक्षर सबके अंग्रेजी नामों का पहला अक्षर मैंने लिख दिया। पहला है एल। एल का मतलब लैटीट्यूड। एल ए टी आई टी यू डी ई। लैटीट्यूड माने अक्षांश रेखाएं। दूसरा नंबर अल्टीट्यूड। माने ऊंचाई का प्रभाव। तीसरा नियरनेस फ्रॉम सी। NEAR NESS CSSE नियरनेस फ्रॉम सी। चौथा है डी, डायरेक्शन ऑफ विंड। डी का मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड। फिर है एफ। एफ का मतलब फॉरेस्ट।
ओ का मतलब ओशन करंट। ओशन करंट। नेक्स्ट नंबर रेन। नेक्स्ट है माउंटेन। और लास्ट है सॉयल। इस सबको मिला करके हम क्या लिख लेंगे? लैंड फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स ही जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जलवायु हमें नियंत्रित करती है और लैंड फॉर्म्स जलवायु को नियंत्रित करते हैं। एक एक के बारे में मैं बताऊंगा। अक्षांश रेखाएं, आपको मालूम है कि ग्लोब के ऊपर जो धरती बनी है उसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी देशांतर रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा। नब्बे डिग्री उत्तरी ध्रुव। ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के उत्तर मानचित्र में ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। तो जो अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ होती हैं वो सारी अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ होती हैं। सूरज विषुवत रेखा पर सालों भर सीधा चमकता है। जो स्थान सूरज से नजदीक होता है वहाँ तापमान अधिक मिलता है और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि सूरज से दूरी बढ़ती जाती है। मान लीजिए ये सूरज है, ये देखिए
सूरज से दूरी बढ़ती जा रही है। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये दूरी देखिए, फिर ये दूरी देखिए और फिर ये दूरी देखिए। तो ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाती है तापमान की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। और ऐसा होता है कि ध्रुवों पर जब हम जाते हैं माने 90 डिग्री, तो वहाँ हमेशा बर्फ जमी हुई मिलती है। ठीक इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की भी दशा होती है। सूरज कभी उत्तरायण होता है और कभी दक्षिणायन होता है। उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा से भी थोड़ा सा उत्तर तक चला जाता है, और जब दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा से भी कुछ दक्षिण की तरफ चला जाता है। जब सूरज उत्तरायण होता है, कर्क रेखा तक जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होना मतलब गर्मी का दिन, रातें छोटा होना मतलब गर्मी का दिन। और जब सूरज दक्षिणायन होता है, मकर रेखा तक चला जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है, रातें बड़ी हो जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। इसका मतलब विषुवत रेखा से जब सूरज उत्तर होता है तो गर्मी का दिन होता है। विषुवत रेखा से जब सूरज दक्षिण होता है तो जाड़े का मौसम हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। और ठीक इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। मेरे कहने का लबो-लुआब ये है कि ज्यों ज्यों अक्षांश बढ़ता जाता है तापमान की मात्रा घटती जाती है, और अक्षांशों के कम होने पर तापमान की मात्रा बढ़ती जाती है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऊंचाई का प्रभाव। मित्रों, सूरज की किरणें ऊपर से आती हैं, लेकिन वायुमंडल नीचे से गर्म होता है। आप विज्ञान में पढ़े होंगे, वायुमंडल के गर्म होने की 3 विधियां हैं: चालन, वाहन और विकिरण। चालन का मतलब संचलन, वाहन का मतलब संवहन, और विकिरण। नीचे से जब वायुमंडल गर्म होता है, सबसे पहली किरण आती है धरती पर। धरती पर किरण गिरी, धरती की ऊपरी परत गर्म हुई, वो अपने समीप में रहने वाली वायु को गर्म की। धीरे धीरे उसके ऊपर की वायु, उसके ऊपर की वायु, उसके ऊपर की वायु, और ऊपर गर्मी बढ़ती चली गई। माने निचले भागों में तापमान ज़्यादा होता है। सी लेवल पर हम कह लें, समुद्र सतह पर तापमान अधिक होता है, और ज्यों ज्यों हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान की मात्रा कम होती है। उदाहरण मैं आपको दूं, इक्वेडोर की राजधानी है क्वीटो। इक्वेडोर जिसकी राजधानी है क्वीटो, वहाँ 12 महीने बसंत का मौसम होता है, कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वह विषुवत रेखा पर स्थित है। जब विषुवत रेखा पर है तो इसका मतलब तापमान वहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए,
क्योंकि विषुवत रेखा पर सूरज हमेशा सीधा, सूरज की किरणें सीधा चमकती हैं, हमेशा वो नज़दीक होता है सूरज से। लेकिन वहाँ क्वीटो में 12 महीने बसंत का मौसम होता है, इसलिए कि विषुवत रेखा पर स्थित है लेकिन वह ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चलते सूरज की किरणों का प्रभाव, तापमान का प्रभाव कम पड़ता है या नहीं के बराबर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब कि ऊंचाई भी जलवायु को नियंत्रित करती है, ऊंचाई का प्रभाव भी जलवायु पर पूर्ण रूपेण पड़ता है। तीसरा हम लोग देखे थे एन, समुद्र से दूरी या समुद्र से निकटता, नियरनेस फ्रॉम सी अगर कहेंगे तो समुद्र से निकटता या समुद्र से दूरी। आप सुने हैं जाड़े के मौसम में कलकत्ता में एक चद्दर या एक कंबल से काम चल जाता है, लेकिन यदि आप दिल्ली चले जाओ तो 2 रजाइयाँ भी कम महसूस होती हैं। लगता है कि एक आध और रहता तो ठीक रहता। ऐसा क्यों? तो समुद्र के निकट जलवायु सम होती है, न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंडक पड़ती है। जलवायु का सम होना, तापमान की समानता, तापमान भी सम होता है और जलवायु भी सम हो जाती है। जबकि दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में जाड़े के दिन में अत्यधिक ठंडक और गर्मी के दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दिन में और रात में ये दिन और ये रात। दिन में समुद्र के सतह पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। समुद्र का जल पहले गर्म होता है, सूर्य की किरणें 30 मीटर गहराई तक जल को गर्म करती हैं। फिर भी जल तो गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो जो स्थान गर्म होता है वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। ये गर्म वायु, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। ये जगह खाली होता है, रिक्त हो जाता है, स्पेस हो जाता है, माने यहाँ हवा का दबाव लो प्रेशर हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। आप जानते हैं कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से माने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है हवा ऊपर उठ जाती है, तो इस जगह को भरने के लिए पृथ्वी की तरफ से हवाएं समुद्र की ओर जाना शुरू कर देती हैं। इन हवाओं को स्थल समीर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थल समीर। ठीक इसके उल्टा रात में
धरती ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी गर्म होता है। इसलिए कि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, इसका मतलब जल भाग पर लो प्रेशर बनता है और स्थल भाग पर उच्च वायुदाब होता है दिन में। और रात में जल भाग पर रात के समय में स्थल भाग ठंडा हो जाता है तो वहाँ उच्च वायुदाब होता है और जल भाग पर निम्न वायुदाब हो जाता है। हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। तापमान जब ज़्यादा होता है तो हवा का दबाव कम होता है और तापमान जब कम होता है तो हवा का दबाव बढ़ जाता है। तो दिन में समुद्री हवाएं चलती हैं, माने समुद्र के तरफ से हवा आती है। समुद्र का जल ठंडा है, उधर से हवा आ रही है तो उस समुद्र के प्रभाव को लेकर के आती है। इसलिए स्थल भाग ठंडा रहता है। रात में स्थलीय हवाएं चलती हैं, इसलिए स्थल का तापमान घटने नहीं पाता है। इस तरह से समुद्र से दूरी का जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र से निकट की जलवायु सम होती है और समुद्र से जो हम दूर बढ़ते जाते हैं जलवायु भी परिवर्तित होती जाती है, जलवायु भी विषम हो जाती है। परिवर्तन नहीं बल्कि समानता और विषमता। चौथा नंबर है डायरेक्शन ऑफ विंड। पवन की दिशा। पवन की दिशा भी जलवायु के परिवर्तन में, जलवायु के सम और विषम बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यदि गर्म क्षेत्रों से हवा आ रही है तो वह अपने समीपवर्ती क्षेत्रों के या जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। और यदि वही हवा किसी ठंडे इलाके से आती है, ठंडे भूभाग से आती है, तो सामने पड़ने वाले क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। जैसे उत्तरी भारत में देखें, गर्मी के दिन में पूरा उत्तरी भारत पछुआ पवन की पेटी में होता है। पश्चिमी हवाएं चलती हैं, इनको विरुद्ध वाणिज्य पवन कहते हैं। हवाएं तीन तरह की हैं, एक वाणिज्य पवन, दूसरा विरुद्ध वाणिज्य पवन और तीसरा ध्रुवीय पवन। तीन तरह की हवाएं चलती हैं। वाणिज्य पवन हम पूर्वैया हवा को कह लेते हैं, विरुद्ध वाणिज्य पवन पछुआ हवा को कह लेते हैं और ध्रुवीय पवन ये भी पूर्वी हवा ही होती है जो ध्रुवों की तरफ से चलती है। तो पवन की दिशा, चूँकि उत्तरी भारत पछुआ पवन की पेटी में होता है, पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं और पश्चिम में आप जानते हैं राजस्थान का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अधिकांश मरुभूमियां हैं। आपको मालूम है रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाती है। माने रेत दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो रेत के ऊपर से गुजरने वाली जो हवा है वो गर्म हवा होती है और उत्तरी भारत के मैदानी भागों को गर्म कर देती है। वहाँ लू चलने लगती है। लू एक गर्म हवा होती है, स्थानीय हवा होती है,
भारत में इसको लू कहा जाता है, बांग्लादेश में इसी को काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये गर्म हवाएं हैं, क्योंकि पश्चिम से आती हैं रेगिस्तानों को पार करते हुए, इसलिए गर्मी फैला देती हैं। यही हवा यदि ठंडे इलाके से आती तो क्या होता? सब सामने पड़ने वाले क्षेत्र की जलवायु को ठंडा कर देती। जिन अक्षांशों पर एशियाई देशों में समुद्री तट जम जाते हैं, उन्हीं अक्षांशों पर यूरोपीय देशों में समुद्री तट जमने नहीं पाता है। बहुत सारा समुद्री तट है जो जमने नहीं पाता। इन हवाओं के चलते ही जापान का समुद्री तट हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता है, क्योंकि इन हवाओं का प्रभाव उसके समुद्री तट पर नहीं पड़ता है। उसके किनारे से होकर के गर्म समुद्री धारा बहती है। आगे हम बताएंगे इसको, समुद्री धारा के बारे में। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।